नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फ्लोटी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिमांशु जोशी जी द्वारा लिखित कहानी बदला। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी का पाठ। अभी कल तक जो चिड़ियों की तरह चहकती थी, सामने निष्प्राण पड़ी है। दूधिये मुँह पर एकाध हटीली मक्खियाँ भिनभिनाती है और उड़ जाती है। जीवन भी क्या है, बालू की भीत की तरह क्षण भर में कहाँ ओझल हो जाता है। कल वह कैसी उत्सुकता से कहती थी उसे कल देहरादून पहुँचना है, हर हालत में पहुंचना है। बहुत ज़रूरी काम है उसे। कौन सा ज़रूरी काम, यह ना उसने बताया और ना मैंने पूछा ही। बरसात के दिन, पहाड़ की कच्ची सड़क, मोटर का भरोसा नहीं कि वह आएगी या नहीं, और आ भी गई तो इतनी दूर तक साथ दे पाएगी। सब कुछ अनिश्चित, अनियंत्रित। आदमी की बेबसी मशीन की बेबसी से सच्ची कितनी जुड़ी हुई है, घुल मिली है, दूध पानी की तरह। दिन भर की अनंत प्रतीक्षा के पश्चात पिथौरागढ़ वाली बस जब सुबह के बदले दोपहर ढले लोहाघाट आई तो मेरी बूझी आंखें सहसा चमक उठी। जल्दी से टिकट कटाकर दौड़ता हुआ सीट की ओर लपका, जैसे गाड़ी मुझे छोड़कर भाग जाने वाली हो और बरसों तक फिर दूसरी गाड़ी इस राह से गुजरने वाली ना हो। अगली सीट को मैं संभालने ही वाला था कि एक्सक्यूज मी कहती है गौरंग महिला मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसका कीमती सामान पहले से ही सीट पर सजा पड़ा था, जिसे मैंने जल्दी में देखा नहीं। लगता था वह बहुत पीछे से यात्रा कर रही है और बहुत संभ्रांत परिवार से संबंधित है। यूँ तो हर यूरोपियन को देखकर हमें ऐसा ही लगता है, लेकिन यह बात न थी यहाँ। मेरी पलकें हिमालय की ओझल होती हुई बर्फीली चोटियों पर, देवदार के हरे भरे पेड़ों पर, सांप की तरह बल खाती कम उम्र की अल्हड़ नन्ही नदियों पर, टेढ़े मेढ़े कीचड़ से सने मटमैले रास्ते पर टिकी थी। वहाँ कोई अंग्रेजी की कलात्मक आवरण वाली पुस्तक हाथ में थामे थी, पढ़ने का असफल प्रयास कर रही थी। उसकी धुंधली आंखें बार बार किताब पर झुकती, बार बार हट जाती। लगता था वह भीतर से उद्विग्न है। अंतर की अनिश्चितता रह रहकर उसकी आंखों की राह बाहर की ओर झांक रही है। तभी सहसा गाड़ी झटके से खड़ी हो गई। पहिए कीचड़ में धंस गए थे। बड़ी मुश्किल से धकेलकर हम आगे बढ़े। मुड़कर उसने 3-4 बार मेरी ओर देखा। अंत में बोल ही पड़ी। शायद बोलने में उसे बड़ा कष्ट हुआ, क्षमा कीजिएगा। अतिरिक्त पाश्चात्य शिष्टता का प्रदर्शन करते हुए उसने कहा, क्या आप बतला सकेंगे चंपावत में कोई डाक खाना है? वहाँ से तार हो सकता है। कल हर हालत में मुझे देहरादून पहुँचना है। हो तो सकता है, पर अब अधिक समय हो गया, शायद अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। सो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर थैंक यू कहती हुआ पहले की तरह सीट पर सीधी बैठ गई और सामने के शीशे के उस पार देखने लगी। किताब अब बगल में थी। संभवतः उसकी धुंधली आंखों के साथ साथ दिन का उझलता समय साथ न दे पा रहा था। चंपावत में पल भर के लिए भी गाड़ी ठहरी नहीं। जिस रफ्तार से आई थी उसी रफ्तार से आगे फिसल गई। महिला ने हैरानी से इधर उधर देखा, पहले ड्राइवर और फिर एक बार मेरी ओर, फिर आंखें नीच ली। समय नहीं है, गाड़ी को गंतव्य स्थान पर निश्चित समय पर पहुंचना ही है। मैं भी क्या कहता, मौन रहा। बस चलती रही एक नियंत्रित गति से। ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर गेंद की तरह उछलती पुरानी गाड़ी के हिचकोलों से थककर मुझे न जाने कैसे झपकी आ लगी और खिड़की की छड़ के सहारे सिर टिकाकर ढुलक पड़ा। उठो भाई उठो, गाड़ी अब आगे नहीं जाएगी। सुनते नहीं, गंवार से बस कंडक्टर ने झकझोरते हुए जैसे मेरे सिर पर डंडा मारा और मैं सातों आसमान से छिटकता हुआ औंधे मुंह धरती पर आ गिरा। चारों ओर काली कंबल तनी है, हाथ को हाथ नहीं सूझता। एक बड़ी सी चट्टान फिसलकर सड़क पर उठी बैठी है। बहुत से मजदूर जुटे हैं, पर वह इतनी ढीठ है कि हिलने का नाम तक नहीं लेती। और वह महिला कुछ परेशान सी चुपचाप बाहर टहल रही है। बहुत सी आंखें उस पर टिकी है, शायद इसलिए कि वह अंग्रेज है, शायद इसलिए कि वह अंग्रेज होने के कारण अधिक विशिष्ट है, शायद इसीलिए वह भी किसी से बोल नहीं पा रही है। किसी से बोलना उसे शोभा भी कैसे देता। अधनंगे काले कलूटे मजदूर, साधारण से कुली कबाड़ी, और कहाँ हुआ विशुद्ध यूरोपीय रक्त। मुझसे भी पहले उसने कोई बात न की। एक बार अफच्चा से देखा, फिर निगाहें हटा ली। लेकिन जब रात घिरने लगी, लोग छटने लगे, तो उसने फिर मुझे टटोला। क्या आसपास कोई डाक बंगला नहीं? मुझे लगता है होना चाहिए। शायद बहुत बरस पहले मैं एक बार अपने पति के साथ यहाँ आई थी। आधे मील की दूरी पर है, सड़क के उस पार। लापरवाही से इतना कहकर मैं चलने लगा, पर वह भी पीछे पीछे अपने कूली के साथ बोली कुछ भी नहीं। मैं भी अपने में उलझा था। बौना सा डाक बंगला, बियावान जंगल के बीच, केवल 2 जुड़वा कमरे, बंगले से हटकर दूर चौकीदार का घर, घुमरेली पुरानी टीन की छत से ढहा साधारण सा डिब्बा। चौकीदार बहुत बूढ़ा है मालूम हुआ। आंखों से कम दिखने के कारण रात को चल फिर नहीं सकता, अतः उसके छोटे लड़के ने ही बंगला खोला। दिया सलाई बाल कर एक कमरे में यूं ही बिस्तरे पर मैं लुढ़क पड़ा। शरीर थक कर चूर था। कब नींद आई पता नहीं। लगभग आधी रात भीतर के कमरे के बीच का दरवाजा खटका। किसी की परेशान सी आवाज आई। झुंझलाकर किवाड़ खोले। वही अंग्रेज महिला घबराई हुई सामने खड़ी थी।
कहिए। माफ़ कीजिएगा, मुझे डर लगता है। इस अकेले कमरे में? क्यों, क्या बात है? नींद के बोझ से झुकी अलसाई पलकें बड़ी बेरहमी से मलते हुए मैंने पूछा अचरज से। कोई आहट सी आती है, शीशे से जैसे कोई झांकता है। बड़ा डर लगता है। वह कांपने सी लगी। यूं ही चूहे बिल्लियाँ होगी, भ्रम हो जाता है, मैंने कहा तो वह एकाएक भयभीत स्वर में बोल पड़ी। नहीं नहीं, उस कमरे में मैं नहीं सो सकती। कैसी पागलपन की बात है। अच्छा सुनिए, मैंने तनिक सोचते हुए कहा, आप इस कमरे में आ जाइए और मैं वहाँ चला जाता हूँ। कमरे बदल गए। फिर मुझे झपकी लगी। तभी दरवाजे फिर खटके। इस बार मैं बुरी तरह झल्ला आया। कहिए। मेरा स्वर ऊंचा था। यहाँ भी डर लगता है। स्वर कंपी लिया था। मुझे तो नहीं लगता, मैं तो कुछ नहीं सुनता। महज भ्रम है मैडम। आराम से सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। मैं बीच का दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि उसने हथेली बीच में रख दी। नहीं, मुझे डर लगता है। मैंने साफ देखा है, कोई सामने के देवदार के पेड़ से उतरकर बार बार अंदर झांकता है। और मैडम आप क्या चाहती हैं? हताश होकर मैंने कहा, मैं लगातार पिछले 3 दिनों से सफ़र कर रहा हूँ, सोया नहीं हूँ, बीमार हूँ, भगवान के लिए मुझ पर रहम कीजिए। वह क्षण भर चुप रही। बोली, अकेले मैं नहीं सो सकती तो जागती रहो, कहकर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और आंखें मूंद कर सो गया। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद फिर वही खटखट, फिर वही खटखट लगातार। भगवान के लिए आप थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मेरा दम घुटा जा रहा है। मैं न चाहते हुए दरवाज़ा खोलता हूँ। कोई इस बार कुछ बोलता नहीं। वह चुपचाप अपना बिस्तर फैलाकर फर्श पर ही लुढ़क पड़ी। उसका विजय न मालूम अब कहाँ चला गया था। अब वह घुटने से टोड़ी मिलाए निश्चिंत सी सो रही थी, खराटे भर रही थी, पर अब मुझे नींद न आती थी। घंटे भर तक यूं ही आंखें खोले पड़ा रहा। घड़ी की ओर देखा, 3 बजा चाहता है। मेरी आंखें दर्द से फटी जा रही है, जैसे गरम मसाले का हाथ गलती से छू गया हो। अपना बिस्तर समेटकर चुपचाप मैं दबे पाँव फिर अपने कमरे में चला गया। भीतर से कुंडा लगाकर निश्चिंत भाव से सो गया। सुबह देखता हूँ बूढ़ा चौकीदार झुकी कमर पर हाथ धरे सामने खड़ा है। घबराया सा कह रहा है, बाबू साहब, बाबू साहब। अंधेर हो गया। क्या क्या? अंग्रेज में मर गई? कैसे? मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है। पता नहीं, कोई घाव निशान कहीं नहीं है। यूं ही बिस्तरे पर मरी पड़ी है। खिड़कियां खुली है, सब दरवाजे खुले हैं। अचकचाता हुआ जाता हूँ। महिला निष्प्राण पड़ी है। खिड़कियां खुली है, दरवाजे खुले हैं। गौर से देखता हूँ, फर्श पर नंगे बेडोल पाँव के निशान हैं। खिड़की से बाहर गिले निशान साफ दिखलाई दे रहे हैं, देवदार के पेड़ के पास जो खत्म हो जाते हैं। चौकीदार बतलाता है, इस पेड़ पर एक भूत रहता है साहब। मैं बेहद बहम समझकर टाल देता हूँ, लेकिन वह कहता चला जाता है, बाबू साहब मैं सच कहता हूँ, यहाँ एक भूत रहता है। बहुत बरस पहले जब गोरों का राज था, यहाँ हसन नाम का एक डिप्टी कमिश्नर गोरा साहब शिकार खेलने आया था। एक बार वह बड़ा झकी सनकी पागल किस्म का आदमी था। कोड़ों से मजदूर कुलियों को बिना बात पीटता था और फिर जोर जोर से हंसता था। एक दिन शिकार खेलने से वह रीता लौट रहा था, इसलिए बेहद झुंझलाया था। तभी दूर रास्ते पर आता हुआ एक बूढ़ा आदमी उसे दिखलाई दिया। उसे न जाने क्या सनक सवार हुई, उसने गोली दाग दी। बाद में होश आया तो घबराया। उस मरे आदमी को उसने उस सामने के देवदार के पेड़ पर लटका दिया और कह दिया उसने आत्महत्या कर ली है। 2-3 दिन तक लाश टंगी रही। रात को भरी चांदनी में वह अंग्रेज और उसकी डायन पत्नी उस पर गोली के निशाने साधा करते थे। जब तक लाश छलनी न हो गई, उन्होंने छोड़ा नहीं। ऐसे नरपिशाच थे वे। कुछ पल चुप मेरे चेहरे की ओर देखता रहा, फिर विश्वास दिलाता हुआ बोला, या बस मैंने अपनी आंखों से देखा है बाबू साहब, मैं सच कह रहा हूँ। उस पेड़ पर लटकता मुर्दा हर रोज रात को दिखता है, खिड़की के शीशे से झांकता है और ओझल हो जाता है। उसकी मूर्खता भरी बातों में भला कौन विश्वास करने लगा। मैं यूं ही हंसकर टाल देता हूँ। बाद में लोग आते हैं, उस दिवंगत का सामान टटोलते हैं। बहुत से सामान के बीच कुछ कागजात मिलते हैं, कुछ चिट्ठियाँ जिनमें लिखा रहता है, मिसेज हैरिसन। मुझे यह सब एक अजीब सपना सा लगता है। चौकीदार को बुलाकर मैं कहता हूँ, अच्छा आज रात को हम यहीं रुकेंगे और उसे देखेंगे। पेड़ पर वह दिखता है ना? तहकीकात के लिए आया पटवारी भी यही कहता है। मैंने देखा उसके चेहरे का रंग धुंधला पड़ गया। फिर भी वह गंभीरता से बोला, हाँ हाँ देखिएगा रात को, अगर न दिखलाई दे तो। आधी रात को जागता हूँ, देखता हूँ सच ही पेड़ पर रस्सी के सहारे एक शव लटक रहा है और निकट जाता हूँ, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वह तो वही बूढ़ा चौकीदार है। इसके कपड़ों में कागज मिलता है, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा रहता है, मैं जानबूझकर आत्महत्या कर रहा हूँ, चैन से मर रहा हूँ। आखिर इतने वर्षों बाद मरने से पहले अंत में मैंने अपने बूढ़े बाप की हत्या का बदला चुका ही लिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और आगे भी इसी तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद।